नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दुनिया में जंग के उन तमाम वॉर फ्रंट्स को लेकर। हर वो जानकारी इस खास बुलेटिन में आपके सामने रखने वाले हैं। दुनिया में जंग के मैदान को लेकर हर एक अहम हलचल के साथ आज शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रखते हैं। स्टोरी नंबर 1, जहां अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज एक अहम और संवेदनशील मुद्दा बन रहा है। ईरान ने हॉर्मूज पर शिकंजा कसा, दुनिया भर को ब्लैकमेल किया और अमेरिका पर दबाव बनाने का प्रयास किया। उधर अमेरिका ने भी ईरान के लिए हॉर्मूज में नाकेबंदी का ऐलान किया। अमेरिकी सेना ने ईरान से आने और जाने वाले जहाजों को रोकने की घोषणा की। अमेरिका का मकसद ईरान की आर्थिक रीढ़ को कमजोर करना था। ईरान के तेल कारोबार को कमजोर करने के लिए ईरानी तेल ले जाने वाले टैंकरों को रोका गया, लेकिन ईरान का कारोबार कमजोर पड़ने की बजाय उन्नति करता दिखाई दिया। आज हम आपको ईरान के तेल कारोबार के बारे में एक एक डिटेल देंगे। जो खास रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी बताएंगे, जिसे देखकर अमेरिका भी टेंशन में आ सकता है। बात अब स्टोरी नंबर 2 की करते हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर भीषण हमले किए और समाधान की ओर अब आगे अग्रसर अमेरिका नजर आ रहा है। 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की गई। ईरान का जर्रा जर्रा भीषण हमलों की गवाही दे रहा है। ईरान के पलटवार से अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र टेंशन में आ गए हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका के हथियारों का जखीरा भी अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। पेंटागन परेशान है क्योंकि अमेरिका के पास अपनी हिफाजत करने के लिए पर्याप्त मिसाइलें भी नहीं बची हैं। हालांकि अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो रणनीति अपनाई है वो कारगर साबित हो रही है। आज हम आपको अमेरिका की उस खास रणनीति के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। बात स्टोरी नंबर 3 की करते हैं, जिसमें इस बीच में जो खबर आ रही है ताकत को लेकर, पावर गेम को लेकर, वो किस तरीके की बन रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में जबरदस्त तबाही मचाई है। अमेरिका और इजरायली सेना लगातार ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर्स के साथ ही सैन्य ठिकानों पर हमले कर रही है। ट्रंप और नेतन्याहू लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान ऐतिहासिक रूस से सबसे कमजोर हो गया है और यहां पर अब ईरान के हथियारों से जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिका और इजराइल की हार पर लगभग मोहर लगा दी है। आज हम आपको ईरान से जुड़ी उस रिपोर्ट के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते हैं इन तमाम अहम कड़ियों पर सबसे बड़ी जानकारी। और शुरुआत एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मशहद में शहीदों के पोस्टर का अनावरण इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दे। पोस्टर में लगी मोज्तबा खामेनेई की तस्वीर। ईरानी शहीदों के पोस्टर में मोज्तबा की फोटो लगी है। हमले के बाद मोज्तबा खामेनेई दिखे भी नहीं है और अब ये बड़ा प्रश्न कि क्या इस शहीदों की लिस्ट में अगर मोज्तबा है तो उन्हें भी खत्म कर दिया गया है। जल्दी से तस्वीर आपके सामने रख देते हैं उस पोस्टर की। किस तरीके से ये तस्वीर नजर आ रही है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर तमाम जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये पोस्टर जारी करते हुए। मशहद में ये पोस्टर लगाया गया, आपको लोग भी नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर बाकायदे इसकी तस्वीर भी लेते हुए नजर आए। मशहद में शहीदों के पोस्टर का अनावरण किया गया। इस पोस्टर में सबसे अहम कड़ी मोज्तबा की तस्वीर जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। मैं चाहूंगी जरा पॉज करके दिखाएं। ये मोज्तबा खामेनेई की तस्वीर है। जूनियर खामेनेई अब आखिर जिंदा है या नहीं, वो प्रश्न इसके बाद खड़ा हो रहा है क्योंकि शहीदों की लिस्ट में, शहीदों के इस पोस्टर में मोज्तबा खामेनेई की तस्वीर आना अपने आप में बहुत दिलचस्प खड़ी खोलता है। अब ये देखिए, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है कि मोज्तबा खामेनेई की तस्वीर है और खासतौर पर उन तमाम लोगों का जिक्र इसमें किया गया है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अयातुल्लाह अली खामेनेई बीच में आपको नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ इस पोस्टर में वो तमाम लोग जो कि इसका दंश झेलते हुए उस हमले में मारे गए, उन तमाम लोगों की तस्वीर के बीच एक तस्वीर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि मोज्तबा खामेनेई की है। यह अपने आप में दिखाने के लिए काफी है कि इस पोस्टर के बाद तिलमिलाहट जो है वो होने वाली है और ये खबर
जिस तरीके से आग की तरफ फैली है, ये पोस्टर मशहद में लगा और इसके अनावरण के बाद बड़े प्रश्न खड़े होने लग गए कि क्या मुज्तबा खामनेई जिंदा है भी या नहीं। जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि वो घायल है, उनकी हालत बेहद खराब है। अब क्या वो कहा जाए तो वो भी शहीद हो चुके हैं, क्योंकि ये तस्वीर जो है सबसे दिलचस्प हो जाती है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, वो भी बता दें। हमले के बाद ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। बयान ये कि ट्रंप इस दौरान, आपको बता दें, ट्रंप का ये बयान हमले के बाद सख्त संदेश देते हुए नजर आए। गोलीबारी को लेकर मुझे ईरान के खिलाफ जंग से नहीं रोक पाएगी, और सीधे सीधे ये भी कहा गया है कि हमले और ईरान कनेक्शन पर ट्रंप ने अनभिज्ञता भी यहाँ पर जाहिर की है। साथ ही आपको बता दें, संबंध यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है ईरान से। अब तक कोई भी सीधा कनेक्शन ईरान से इसका स्थापित नहीं हो रहा है। सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद है, अलर्ट है, पूरी तरीके से जांच भी की जा रही है आखिर ये हमलावर क्यों पहुंचा, किस इरादे से पहुंचा और इसके पीछे की कड़ियां क्या है। बात की गई कि क्या ये ईरान ओरिएंटेड एक तरह से हमला था। अब उसको लेकर के भी डोनाल्ड ट्रंप का ये स्पष्ट संदेश, स्पष्ट यहाँ पर कहा है कि अभी तक कोई कनेक्शन ईरान से इसका नहीं ड्रॉ हो पाया है। हमले और इसकी टाइमिंग को लेकर के भी प्रश्न उठ रहा है कि क्या हमलावर को इस बात की जानकारी थी कि वहां पर इस तरीके से तमाम लोगों का जमावड़ा रहेगा, और वक्त रहते उसने इस तरीके की तस्वीर दिखाई। मशहद में आपने एक तरफ देखा कि शहीदों के पोस्टर में मुज्तबा की तस्वीर, उस पोस्टर का अनावरण हुआ और उसमें भी मुज्तबा की तस्वीर निकलना बहुत दिलचस्प कड़ी खोलता है। अब सुनवाते डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं। But in light of this evening's events, I ask that all Americans recommit with their hearts in resolving our difference peacefully. We have to resolve our differences. I will say, you had Republicans, Democrats, Independents, Conservatives, Liberals, and Progressives. Those words are interchangeable, perhaps, but maybe they're not. But yet everybody in that room, big crowd, record-setting crowd. There was a record-setting group of people, and there was a tremendous amount of love and coming together. I watched, and I was very, very impressed by that. But we were, First Lady and I were taken very well care of very quickly, rushed off the stage. Vice President J.D. Vance was here, was likewise beautifully done. He was just saying how quickly everybody acted, law enforcement, Secret Service in particular in this case, but law enforcement. Marco had the same thing. Pete was there. Pete didn't want any help. He didn't want anybody to help him. He doesn't want anybody to help him, but he did get some, didn't you? And I think you also said that it was very impressive. So with that, I'd like to ask Todd Blanche to come up, say a few. तो सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पर जमकर तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए, लेकिन आखिर इस पूरी घटना में हुआ क्या, आइए अब जानते हैं घटना की पूरी टाइमलाइन, पूरी क्रोनोलॉजी कि किस तरीके की तस्वीर नजर आई, क्या कुछ हुआ। आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से क्या समय था, कब क्या हमला हुआ। 7:45 पर आपको बता दें हाई प्रोफाइल डिनर शुरू होता है। इसके बाद 8:27 पर अचानक फायरिंग से अफरा तफरी मच जाती है। 8:28 पर सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को घेर लिया और हॉल में भगदड़ जैसी स्थिति 8:30 बजे के तकरीबन बनती हुई नजर आई। लोग टेबल के नीचे जान बचाकर छिपते हुए दिखाई दिए। 8:35 पर होटल में लॉकडाउन हो गया। 8:40 पर संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई और 9 बजे के तकरीबन ट्रंप व्हाइट हाउस शिफ्ट कर दिए गए। यानी कि आप देखिए वह जिस तरीके से यहाँ पर टाइमलाइन सामने आ रही है, बहुत ही कम अंतराल था। वक्त अगर देखेंगे तो वो डिफरेंस भी आपको समझ आ रहा होगा कि बहुत ही कम अंतराल में, बहुत ही कम समय में ये सब कुछ हो गया और उसके बाद ट्रंप को व्हाइट हाउस भी शिफ्ट कर दिया गया। करीब 2600 मेहमान मौजूद इस दौरान थे। फायरिंग की आवाज ऊपरी कमरे से बताई गई। संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां गहन जांच में जुटी हुई बताई गई। कोई भी वरिष्ठ नेता हादसे में घायल भी नहीं हुआ। पूरा होटल लॉकडाउन और खाली करा दिया गया। अब जल्दी से आपको बताते आइए कि वो कौन कौन सी बड़ी हस्तियां थी जो कि इस डिनर में उस दौरान
मौजूद थी। जानिए यहाँ पर कौन कौन इस दौरान वहां पर मौजूद था जब यह हमला हुआ। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति वहां पर खुद मौजूद थे। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप वहां पर मौजूद थी। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति वहां पर मौजूद थे। साथ ही साथ काश पटेल FBI डायरेक्टर वहां पर मौजूद थे। स्कॉट बेसेंट ट्रेजरी सेक्रेटरी जो वहां पर इस डिनर का पार्ट थे। कैरोलिन लेविट प्रेस सेक्रेटरी वहां पर मौजूद थी। शॉन डफी ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी वहां पर मौजूद थे। तुलसी गबार्ड भी वहां पर मौजूद थी जो कि खुद नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं। अब साथ ही साथ स्टीवन चेंग जो कि कम्युनिकेशन डायरेक्टर है वो वहां पर मौजूद थे। मार्को रूबियो विदेश मंत्री जिनका जिक्र भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और पीट हेगसेथ जो कि खुद रक्षा सचिव है वो भी इस डिनर का पार्ट थे। ये तमाम नामचीन हस्तियां आपको नजर आ रही होगी अमेरिका की, ये डिनर में उस दौरान मौजूद थी जब हमला हुआ। और साथ ही साथ इन सभी को लेकर के जो अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ नजर आया। अब जो इस वक्त हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर इसकी बड़ी वजह क्या थी। अब ये 3 तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पूरी क्रोनोलॉजी किस तरीके से नजर आती है। 2026 की ये तस्वीर जो कि बीते दिन की सामने आई। इससे पहले आपको हम बता रहे हैं कि 10 सितंबर 2025 को क्या हुआ था। ये भी तस्वीर कुछ वैसी ही नजर आई थी। चार्ली किर्क की हत्या हुई 2024 जुलाई का महीना 14 तारीख थी जब बताया गया ट्रंप पर फायरिंग हुई। ट्रंप के कान से छूती हुई वो जो गोली है वो गुजरी। उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए वहां से सुरक्षाकर्मी ले गए और उसके बाद ये तस्वीर अब दोबारा से 2026 में एकाएक रिपीट होने की कगार में थी। लेकिन हालात को समय रहते समझ करके त्वरित एक्शन लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप की जान बचाई गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीनों तस्वीर आप देखकर समझ पाएंगे कि लगातार इस तरीके की जो तस्वीर बन रही है, ये इतनी दफा जो हमले डोनाल्ड ट्रंप पर हुए, क्या ये कोई खास उद्देश्य था और हमलावर आखिर किस बात से प्रेरित होकर यहां पर पहुंचा, इस शूट आउट के पीछे वजह क्या है। और चलिए अब जल्दी से आपको कुछ और डिटेल्स भी बता देते हैं कि पहले रोनाल्ड और अब डोनाल्ड ट्रंप, आखिर क्यों ये तस्वीर वापस रिपीट हुई है और इतिहास कैसे दोबारा से रिपीट हुआ है। जल्दी से वो डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। पहले रोनाल्ड थे, अब डोनाल्ड ट्रंप। होटल हिल्टन की ही पूरी तस्वीर थी। खौफनाक इतिहास वापस से रिपीट हुआ है। आपको बता दें 45 साल पहले ये जो घटना है ये हुई थी। वापस इसकी याद ताज़ा हो गई है क्योंकि एक दफ़ा फिर से इसी होटल में इसी तरीके की तस्वीर बनती हुई नजर आई। 30 मार्च 1981 में आपको बता दें जानलेवा हमला हुआ था। होटल हिल्टन ही था और तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर हमला हुआ था। वही तस्वीर अब दोबारा रिपीट होने की कोशिश हो रही थी। होटल हिल्टन में एक कार्यक्रम के लिए रीगन आए थे और उस दौरान उन पर भी इसी तरीके से एकाएक हमला हुआ। बाहर निकलने के बाद गाड़ी की तरफ रीगन बढ़ रहे थे, उस दौरान वहां पर हमला हुआ था। हालांकि इस दफा जब हिल्टन में वो मौजूद थे, डिनर चल रहा था, बातचीत चल रही थी, उसी दौरान यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की गई। पहले रोनाल्ड और अब डोनाल्ड, ये जो एक तिगड़ी आप देखेंगे, जॉन हिंकले जूनियर ने रीगन पर गोलियां बरसाई थी और साथ ही आपको बता दें 22 कैलिबर की रिवॉल्वर का यहां इस्तेमाल किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि रीगन पर हमले से पूरा अमेरिका हिल गया था कि आखिर एकाएक ऐसी तस्वीर क्यों बनी और राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव भी इसके बाद किए गए थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आगे कोई ऐसी तस्वीर रिपीट ना होने पाए। 25 अप्रैल की बात करते हैं 2026 की, जो कि सुर्खियों में है, होटल हिल्टन कांड। अब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दिलचस्प हो जाता है क्योंकि इतिहास, हिस्ट्री रिपीट्स, यहाँ पर ये प्रेजेंट किया जा रहा है। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान यहाँ पर यह हमला होता है। यहाँ पर तमाम नामचीन हस्ती हमने दिखाया कि कौन कौन वहाँ पर मौजूद था। डिनर में मुख्य अतिथि खुद डोनाल्ड ट्रंप थे, राष्ट्रपति थे और इसी दौरान यहाँ पर हमला होता है। डिनर में करीब 2600 मेहमान गेस्ट इसका पार्ट थे, इस डिनर में मौजूद थे। अब अचानक होने लगी फायरिंग और हड़कंप इसके बाद मचता हुआ नजर आया। साथ ही आपको बता दें सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेरा, हमलावर को पकड़ा और हमलावर अभी उनकी गिरफ्त में है, उससे पूछताछ भी चल रही है। पूरे परिवार सहित डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, व्हाइट हाउस ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों पर भी बड़े सवाल उठे और साथ ही आपको बता दें यहाँ ये इतिहास को लेकर जब जानकारी मिलती है 45 साल पहले जो हुआ क्या वही तस्वीर वापस से रिपीट हुई है।
एक दफा ये तस्वीर जो बन रही है, इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, वॉशिंगटन हमले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हमलावर के घर पहुंची एफबीआई की टीम। हमले के हर पहलू पर सख्त जांच में एफबीआई जुटी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने की कोशिश हुई थी और अब यहां पर एफबीआई की टीम पहुंची हुई है, एक एक कड़ी पर तलाशने के लिए, जानकारी एकत्र करने के लिए, इस बात को खंगालने के लिए कि आखिर क्या मंशा थी। अब हमलावर के घर भी एफबीआई की टीम पहुंची है। हमलावर से जुड़ी तमाम जानकारियों को एकत्र करने के लिए खुद यहां पर जानकारियां एकत्र अब एफबीआई की टीम करेगी। ये दो तस्वीरें अब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा उस दौरान क्या कुछ हुआ। डिनर पूरी तरीके से प्रेजेंटेड था, वहां पर गेस्ट जो थे वो मौजूद थे, चीफ गेस्ट मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद ये हमला होता है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहां किस तरीके की तस्वीर बनती हुई नजर आई थी। बहुत दिलचस्प कड़ी। आपको बता दें कि एफबीआई की टीम खुद हमलावर के घर पहुंची हुई है इस बात को तलाशने के लिए कि अभी आखिर हमलावर की मंशा क्या थी, किस किस से उसका कनेक्ट है, क्या इसमें भी ईरान ओरिएंटेशन है, ईरान इंक्लिनेशन है, क्या ये तस्वीर उसी तस्वीर का हिस्सा है जिसमें ईरान काउंटर कर रहा है, ईरान जो है जवाब दे रहा है, क्या ये भी उसी काजर जो इस वक्त रिवेंज है उसका हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला आखिर क्यों करवाया गया, ये दो तस्वीरें देखकर आपको समझ आएगा कितनी दिलचस्प कड़ियां इसके बाद खुलने वाली है। अमेरिका की भीषण बमबारी और हॉर्मुज समार की नाकाबंदी के बावजूद ईरान की आमदनी बढ़ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ताज़ा रिपोर्ट यही बता रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अप्रैल में अभी तक जितना तेल निर्यात किया वो पूरे मार्च महीने के निर्यात से भी ज्यादा है। दिखाते हैं। अमेरिका की तमाम कोशिशें ईरान को नहीं तोड़ पाई हैं, न जंग के मोर्चे पर और न ही आर्थिक मोर्चे पर। जंग में जब ईरान ने अमेरिका इजराइल के हर वार पर करारा पलटवार किया, अपनी क्षमताओं का इजहार किया, तो अमेरिका ने आर्थिक मोर्चे पर घेरने की कोशिश की। ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की ताकि ईरान का तेल बाहर न जा सके और आर्थिक रूप से ईरान टूट जाए। अमेरिका की ये नीति मार्च में तो थोड़ी कारगर दिखी, लेकिन ईरान ने फिर खुद को संभाल लिया और अमेरिकी नाकेबंदी को धत्ता बताते हुए अपने तेल निर्यात को फिर से पटरी पर ला खड़ा किया है। इसकी तस्दीक कर रही हैं वो रिपोर्ट्स जिनके मुताबिक ईरान का तेल निर्यात और उससे होने वाली कमाई उल्लेखनीय रूप से बनी हुई है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में इसमें उछाल भी देखा गया है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च में जंग और नाकेबंदी के कारण ईरान का निर्यात काफी गिर गया था, इतना कि करीब 35.7 मिलियन बैरल तक सीमित हो गया। लेकिन अप्रैल में हालात बदलते दिख रहे हैं, जहां तमाम प्रतिबंधों और सैन्य दबाव के बावजूद ईरान ने अपने तेल निर्यात को तेजी से बढ़ाया है। नए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में ईरान का तेल निर्यात मार्च की तुलना में अधिक रहा है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों को धत्ता बता रहा है। ईरान के तेल निर्यात को गति देने में सबसे बड़ा योगदान चीन का रहा है। जानकारी के मुताबिक ईरान अपने तेल का करीब 90% से अधिक चीन को भेज रहा है। मार्च 2026 में युद्ध की बाधाओं के बावजूद चीन प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल से अधिक ईरानी तेल आयात कर रहा था। बात हॉर्मुज की करें तो भले ही अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी की है, लेकिन ईरानी टैंकर डार्क फ्लीट और अन्य तकनीकों का उपयोग करके तेल निकालने में कामयाब रहे हैं। ईरान की आय बढ़ने का एक और बड़ा कारण रहा है तेल की बढ़ती कीमतें। जंग के कारण वर्ल्ड लेवल पर तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई हैं, जिससे ईरान का मुनाफा तेजी से बढ़ा है। ईरान के बढ़ते तेल निर्यात वाली रिपोर्ट ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू की पेशानी पर भी बल ला दिया है, क्योंकि ट्रंप को लग रहा था कि वो भले ही बमबारी से ईरान को घुटनों पर नहीं ला सके, लेकिन हॉर्मुज में नाकेबंदी करके वो ईरान को झुकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन फिलहाल ट्रंप के मंसूबे कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
नाकेबंदी के बावजूद ईरान का तेल कारोबार फायदे में रहा। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से ईरान का कारोबार जो है अभी भी उसी तरीके से बना हुआ है। जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अप्रैल में मुनाफा फिर से बढ़ा है। मार्च की तुलना में ईरान ने अप्रैल में अब तक की जो कारोबार है वो ज्यादा किया है। ईरान ने अप्रैल में तेल कारोबार से ज्यादा फायदा कमाया है। मार्च में ईरान ने निर्यात किया था 35.7 मिलियन बैरल तेल। चीन से दोस्ती का क्या असर है, अब वो जरा जानिए। ईरान के तेल का बड़ा खरीदार चीन है। चीन जाता है ईरान के तेल का आधे से ज्यादा हिस्सा। अब डार्क फ्लीट पुराने टैंकरों में एक बड़े बड़े जो है तस्वीर को दिखाता है और ये दिखाता है कि इस्तेमाल जो है ईरान इसमें ज्यादा क्वांटिटी में करता है। ट्रैकिंग से बचने के लिए ट्रांसपॉन्डर बंद करके चलते हैं ये शिप। अब शिप टू शिप ट्रांसफर कैसे होता है वो जानिए। समंदर के बीच शिप से दूसरे शिप में ट्रांसफर तेल हो जाता है। तेल का मूल स्रोत छिपाने की कोशिश की जाती है कि कहां से मैन्युफैक्चरिंग हुई है। भारी छूट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर तुलना करें तो ईरान भारी डिस्काउंट भी देता है। खरीदारों के लिए जोखिम उठाना भी फायदेमंद साबित हो जाता है। और अगर ईरान के अहम तेल ठिकानों की बात करें तो इस वक्त तेल निर्यात टर्मिनल की तस्वीर जो आती है वो खार्ग द्वीप है। ईरान का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल टर्मिनल खार्ग द्वीप से रोजाना 1.5 मिलियन बैरल तेल निर्यात होता है। खार्ग द्वीप ऑयल स्टोरेज क्षमता तकरीबन 30 मिलियन बैरल। ओमान की खाड़ी में मौजूद जस्ट टर्मिनल है दूसरा अहम टर्मिनल जिसमें हॉर्मुज से बाहर होने के बावजूद जारी रह सकता है तेल निर्यात। लावन द्वीप, सिर्री द्वीप, बंदर अब्बास भी अहम निर्यात केंद्र है। अब आपको बता दें कि ऑयल फील्ड्स को लेकर जानकारियां क्या है। अहवाज क्षेत्र में ईरान की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है। रोजाना तकरीबन यहां पर 7,50,000 बैरल तेल का उत्पादन होता है। और गजसारन क्षेत्र में ईरान की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है। गजसारन में हल्के कच्चे तेल का उत्पादन होता है और अहवाज के पास ही मारून ऑयल फील्ड भी मौजूद है। साउथ पार्स से दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड मौजूद है जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। ऑयल रिफाइनरीज के बारे में जल्दी से जानकारी आपके सामने रखते हैं। अबादन रिफाइनरी है ईरान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक। बंदर अब्बास की बात करते हैं जहां मौजूद है पर्शियन गल्फ स्टार रिफाइनरी, ईरान के लिए अहम पेट्रोल उत्पादन रिफाइनरीज में से एक। मध्य ईरान के लिए इस्फाहान, उत्तरी ईरान के लिए अहम तेहरान रिफाइनरी। तो यानी कुल मिलाकर देखें तो ईरान के अहम तेल ठिकानों से तेल निकलने से इस वक्त भारी मुनाफा जो है ईरान को हो ही रहा है। यही तलमिलाहट की वजह है अमेरिका की। हॉर्मुज में भले ही ईरान हार मानने को तैयार नहीं दिख रहा, लेकिन हॉर्मुज में नाकेबंदी से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो रहा है तो वो ईरान ही है। ऐसे में ट्रंप ने बमबारी की बजाय नाकेबंदी वाला दांव क्यों खेला? देर से ही सही पर ट्रंप ये समझ गए कि बमबारी से ज्यादा आर्थिक नुकसान ईरान को गहरा घाव दे सकता है। कैसे, दिखाते खास रिपोर्ट में। खरबों डॉलर गवा कर आई समझदारी। ट्रंप ने चल दिया हॉर्मुज वाला दांव। बमबारी से भी अधिक गहरा घाव। डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा सीज फायर को भले ही मजबूरी कहा जा रहा है, लेकिन ट्रंप के दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा है। इसीलिए ही शायद ट्रंप ने ईरान से बातचीत दोबारा शुरू करने की समय सीमा तक भी तय नहीं की। दरअसल ईरान जंग में खरबों डॉलर गंवाने के बाद ही सही, अब ट्रंप को यह समझ में आ गया है कि ईरान पर बमबारी से ज्यादा घातक घाव नाकाबंदी के जरिए दिया जा सकता है। इसीलिए ही ट्रंप ने जहां एक तरफ तो सीज फायर और ईरान से दोबारा बातचीत में दिलचस्पी दिखाई है, तो दूसरी तरफ ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखने का ऐलान किया। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से समझौते को लेकर उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है।
ट्रंप ने एक इंटरव्यू में अपनी रणनीतियों का खुलासा किया और कहा कि युद्ध विराम को कुछ दिनों के लिए बढ़ाने की खबरें गलत है। ट्रंप ने कहा कि इस पूरे मामले में कोई तय समय सीमा नहीं है और न ही इसे जल्द खत्म करने का दबाव है। ट्रंप ने उन आरोपों को भी खारिज किया कि वो अमेरिकी चुनावों को ध्यान में रखकर इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वर्चस्व को लेकर तनाव बढ़ गया है। दुनिया में तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम हॉर्मुज में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में ट्रंप का मानना है कि हॉर्मुज में नाकाबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को ही हो रहा है। जाहिर तौर पर ईरान पर आर्थिक दबाव, खासकर नौसैनिक नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा असरदार है। ट्रंप के अनुसार ईरान को नाकाबंदी ज्यादा डराती है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर तेल के कुएं नष्ट हो जाते हैं तो उन्हें फिर से चालू करना मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि सीज फायर के ट्रंप के एक तरफा ऐलान के बाद भी ईरान में अमेरिका के प्रति गहरी नाराजगी है, क्योंकि ईरान इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है, इसीलिए नाकेबंदी हटाने की मांग कर रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर के सलाहकार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नाकेबंदी जंग से कम नहीं है और नाकेबंदी के लिए अमेरिका को सजा दिए जाने की जरूरत है। हालांकि अमेरिका नाकेबंदी हटाने पर तैयार नहीं दिख रहा, बल्कि अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो ये भी संकेत दिया है कि ये नाकेबंदी और भी बढ़ सकती है। मतलब साफ है कि ट्रंप का हॉर्मुज दाव काम कर रहा है, जो ईरान को बमबारी से ज्यादा गहरा घाव दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब तक अमेरिका भी समझ चुका है कि यहां अग्रेसिव और अटैकिव मोड में इस वक्त ईरान को नहीं तोड़ा जा सकता, इसीलिए स्ट्रेटेजिक मोड पर नाकेबंदी, ब्लॉकेड, इन तमाम हथकंडों को इस वक्त अमेरिका अपना रखा है। आप जानते हैं अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी कर रखी है। इस नाकेबंदी से ईरान को नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये नाकेबंदी अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित हो रही है? अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका को इस नाकेबंदी से क्या फायदा, क्या प्रॉफिट हो रहा है। नाकेबंदी से अमेरिका को फायदा आर्थिक दबाव के तौर पर अगर हम देखें तो नाकेबंदी का मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है, जो कि यहां पर उसमें सफल भी हो रहा है। अमेरिका ईरान के तेल निर्यात और बंदरगाहों को ब्लॉक करना, ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाना, ये भी सबसे दिलचस्प कड़ी है। अब आपको बता दें कि हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर की तस्वीर क्या बन रही है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग पर यूएस की सैन्य और रणनीतिक पकड़ बन रही है। मध्यस्थता की शक्ति भी बढ़ रही है, यानी कि जो मध्यस्थ कंट्री है उसकी समझौते, उनके शर्तों पर इस वक्त ईरान झुक रहा है। समझौते के दौरान अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश भी अमेरिका इसके जरिए कर रहा है। घरेलू ऊर्जा उद्योगों को फायदा हो रहा है। तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका तेल कंपनियों को फायदा हो रहा है। वैश्विक स्तर पर भी बढ़ी कीमतें मिलने से साथ और लाभ मिल सकता है अमेरिका को। क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ रहा है। ईरान की नौसैनिक और आर्थिक शक्ति को सीमित करना, उन्हें लिमिट करना, इजराइल और खाड़ी में मौजूद सहयोगियों में भरोसा कायम करना, ये वही साथ है जो कि खो दिया था शायद डोनाल्ड ट्रंप ने। अब आपको बताते हैं राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हॉर्मुज पर नाकेबंदी की गई, ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अमेरिका ईरान को झुकाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान के खिलाफ ट्रंप के नए ऑर्डर के बारे में क्या जानकारियां मिल रही हैं। ट्रंप की धमकी, ईरान के खिलाफ ऑर्डर किस तरीके से सामने आ रहा है। छोटी बोट्स को मार गिराने का संदेश, शूट एट साइट, माइंस बिछाने वाली बोट्स पर फायरिंग करने को लेकर आदेशित किया गया। हॉर्मुज पर यूएस नेवी की पूरी तरीके से नियंत्रण, पूरा कंट्रोल। समझौता होने तक नाकेबंदी यानी ब्लॉकेट जारी रहेगी। अब यह भी कहा गया कि तबाह कर सकते हैं ईरान को पूरी तरीके से, बचे हुए ठिकानों पर नजर है, हमला कर सकते हैं। अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समझौता अब चाहता है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन मायने क्या है इस पूरी खबर के और इस रिपोर्ट के, इस एनालिसिस के, वो भी जानिए। ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश और उसकी वजह क्या है। माइंस को हटाने का अभियान तेज, नाकेबंदी का दायरा बढ़ाने की कोशिश। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त स्थिति इस तरीके से बनती जा रही है कि अमेरिका अभी ब्लॉकेड नहीं हटाने के प्रयास में ज्यादा जुटा हुआ है। यहां की अग्रेसिव जो मोड था उसे थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है। अब आइए आपको बता दें कि ईरान
झुकाने के लिए अमेरिका ने किस हद तक तैयारी कर रखी है। जल्दी से वो डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। ईरान के खिलाफ यूएस किस तरीके से तैयार है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के खिलाफ एक्शन में तैयार कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, इसके साथ साथ यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से मौजूद है। तीसरा भी पहुंच गया अफ्रीका के रास्ते। अब यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश ईरान के करीब पहुंचा हुआ है। अब आपको साथ ही साथ बता दें कि यूएस की तैयारी इस तरीके से है कि समंदर में पूरी तरीके से घेर लिया जाए। 10,000 से अतिरिक्त जवानों की तैनाती, उनके डिप्लॉयमेंट यूएस ने इंश्योर कर लिए हैं। अब आपको बता दें, 3 एयरक्राफ्ट के साथ साथ ईरान के खिलाफ एक्शन लगातार तेज किया जा रहा है और इसमें चाहे वो जेराल्ड आर फोर्ड हो, अब्राहम लिंकन हो या जॉर्ज W. बुश, और इसमें तमाम जो जानकारी मिल रही है, इन तमाम एयरक्राफ्ट्स को तैनात करने के साथ, युद्धपोतों को तैनात करने के साथ अमेरिका इस पक्ष में इस वक्त नजर आ रहा है कि किसी भी कीमत पर हॉर्मूज नामक चाबी ईरान के हाथ ना लगे और ईरान यहां से किसी भी तरीके से आर्थिक तौर पर यहां बूस्टअप ना ले ले, चाहे वो चीन के रास्ते हो या रशिया के रास्ते हो या अन्य जो देश समर्थन कर रहे हैं और ईरान का साथ दे रहे हैं, चाहे वो संगठनों के रूप में हो या वो कंट्रीज के रूप में हो। खाड़ी में वर्चस्व बनाना, खाड़ी देशों में समर्थन पाना, नेटो देशों का जो समर्थन खो दिया है उस विश्वास को वापस पाना, अभी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इसी पर्सपेक्टिव पर काम कर रहे हैं। समंदर में घेर कर रखना, ईरान के खिलाफ यूएस इस तरीके से तैयारी कर रहा है कि यहां कोशिश किसी कीमत पर ईरान को इस पूरी जंग में, चाहे वो समंदर से ही क्यों ना शुरू हो, यहां किसी कीमत पर आगे ना बढ़ने देने की है। अब अगर जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड की बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें, तो मध्यस्थता एक तरफ चल रही है, लेकिन उस मेज पर तभी बातचीट होगी जब उन शर्तों को ईरान भी समझेगा, ईरान भी मानेगा। लेकिन तब तक ये ब्लॉकेड ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नहीं रुकेगी। ब्लॉकेड ऐसे ही रहेगी जब तक आप बातचीत की मेज पर आकर मसले को सुलझाना लें। अब जल्दी से जानकारी आपके सामने रखते हैं कि वॉशिंगटन से उठा एक ऐसा सियासी तूफान जिसने नेटो की नींव तक हिला दी है। डोनाल्ड ट्रंप का नया दांव, नेटो और नाइस की लिस्ट, और यहां पर देखिए इसमें नाइस के साथ साथ नॉटी कंट्रीज को लेकर के भी जिक्र किया है, यानी कौन दोस्त है, कौन कमजोर पड़ा है, कौन साथ है और कौन खिलाफ खड़ा है। सवाल यह कि क्या अमेरिका अपने ही साथियों की परीक्षा ले रहा है या गठबंधन को तोड़ने की पेशकश उसकी पटकथा लिख रहा है? क्या है असल मायने दिखाता है। अमेरिका अब अपने सहयोगियों को रैंक करेगा। जी हां, सूत्रों के मुताबिक नाटो देशों को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी है। जो ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़े वो नाइस, जो पीछे हटे वो नॉटी, यानी वो होंगे ट्रंप के निशाने पर। इस लिस्ट के पीछे ट्रंप की सोच साफ है, साथ दोगे तो इनाम, दूरी रखोगे तो नुकसान। बताया जाता है कि इस लिस्ट में पोलैंड और रोमानिया जैसे देश अमेरिका के फेवरेट बन सकते हैं, क्योंकि इन देशों ने रक्षा खर्च बढ़ाया और दिया खुला सैन्य सहयोग, खासकर ईरान से जुड़े ऑपरेशंस में। लेकिन यूरोप के कई बड़े देश इस नीति से खफा हैं। उनका कहना कि यह सहयोग नहीं, दबाव की राजनीति है। सही अर्थों में देखा जाए तो यह रणनीति नाटो की एकता को तोड़ सकती है। वहीं ट्रंप की इस लिस्ट की बात को लेकर यूरोपीय देशों से भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। यूरोपीय अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने सैनिक हटाए या हथियारों की सप्लाई रोकी तो नुकसान नाटो का नहीं, खुद अमेरिका का होगा, क्योंकि यह लिस्ट भरोसे को तोड़ सकती है और नाटो को अंदर से कमजोर कर सकती है।
नाटो को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तो खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि जरूरत के वक्त नाटो का साथ नहीं मिला और अब अमेरिका को खुद पर भरोसा करना होगा। मतलब ट्रंप का सीधा संदेश है, दोस्ती रखनी है तो मदद देनी होगी, यानी दोस्ती में भी हिसाब होगा और हर सहयोग की कीमत भी। वैसे ये पहला मौका नहीं है, ट्रंप पहले भी नाटो देशों पर रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव डाल चुके हैं। ग्रीनलैंड विवाद से लेकर कई बयानों तक तनाव पहले से था। अब ये नॉटी नाइस लिस्ट आग में घी डालने जैसा है। बड़ा सवाल, क्या लिस्ट नाटो को तोड़ेगी या अमेरिका की ताकत को और बढ़ाएगी? फैसला आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार उन देशों की लिस्ट बना रहे हैं जिन्होंने साथ दिया और जिन्होंने साथ छोड़ा। किन किन देशों को लेकिन इनाम मिलने वाला है सहयोग देने का, अब वो आपको बताते हैं। ट्रंप की नेटो देशों को अच्छे बुरे में बांटने की तैयारी है। सैन्य अभियान में साथ देने वाले देशों को प्राथमिकता प्रायोरिटी अमेरिका देगा। सुरक्षा और हथियारों के मामले में भी सहूलियत देगा। पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, चेक रिपब्लिक नाइस लिस्ट में शामिल है। अल्बानिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया नाइस लिस्ट में इनका भी नाम है। अमेरिका का सबसे करीबी देश बनकर उभरा है पोलैंड। पोलैंड में फिलहाल 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और यही वजह है कि पोलैंड को बड़ा और भारी भरकम इसके जरिए अवार्ड भी मिलने वाला है। नेटो देशों से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खफा है क्योंकि कई देशों ने सैन्य ठिकाने यानी कि सैन्य मिलिट्री बेस जो है वो बनाने से इनकार किया, खुद की जमीन देने से इनकार किया, जिसमें स्पेन है, जिसमें फ्रांस है। स्पेन, फ्रांस ने सैन्य ठिकाने इस्तेमाल नहीं करने दिए। इटली, ग्रीस और टर्की ने भी सिरे से इनकार किया। शुरुआत में ब्रिटेन ने भी इनकार किया। ब्रिटेन ने बाद में सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी, यानी कि वो ग्रे लिस्ट में है। अब अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीज फायर चल रहा है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या समझौता होगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान एक दूसरे की शर्तें मानना नहीं चाहते हैं और दोनों की शर्तें हैं ही ऐसी जो दोनों ही एक राय आसानी से होते नहीं दिख रहे हैं। इस बीच अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली एक खास रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में फेल साबित हुए। उन्होंने भले ही आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के रूप में शुरुआती कामयाबी मिल गई हो, लेकिन ईरान के पलटवार ने साबित कर दिया कि उसकी ताकत बेमिसाल है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन हैं, जिनकी बदौलत ईरान ने अब तक मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसेस को तबाह किया। इजराइल को तो बहुत भारी नुकसान पहुंचाया और तेल बेच कर अमीर हुए खाड़ी देशों के अहम ठिकाने भी मिट्टी में मिला दिए। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में एक अहम पड़ाव आया 2 हफ्ते के सीज फायर के रूप में। बातचीत की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन वो बार बार अटकती दिख रही है। हॉर्मूज, यूरेनियम, प्रॉक्सी सपोर्ट समेत कई मुद्दों पर अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। सीज फायर के दौरान माना जा रहा था कि अमेरिका जंग की तैयारियां तेज कर सकता है, लेकिन इस बीच ईरान की ताकत को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 40% ड्रोन और 60% मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास 1 महीने से ज्यादा समय तक और लड़ने की क्षमता मौजूद है। हालांकि ईरान की मिसाइलों और ड्रोन का वास्तविक आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों को अनुमान है कि ईरान के पास अभी भी अपने हमलावर ड्रोनों का लगभग 40% और मिसाइल लॉन्चरों का 60% से ज्यादा जखीरा बचा हुआ है। इसे हॉर्मूज शिपिंग ट्रैफिक के लिए खतरा पैदा करने और जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में अब तक ईरान के ड्रोन
बेहद शक्तिशाली साबित हुए। आशंका जताई जा रही है कि ईरान उन मिसाइल लॉन्चरों को मलबों से निकाल रहा है जो अमेरिका इजराइल के हमलों में तबाह हो गए थे। उन जगहों की तेजी से खुदाई की जा रही है और इस काम के पूरे होने तक ईरान के मिसाइल लॉन्चरों का जखीरा करीब 70% तक पहुंच सकता है। यानी युद्ध से पहले ईरान के पास मौजूद मिसाइल लॉन्चरों का करीब 70% हिस्सा 40 दिन तक जंग लड़ने के बाद भी मौजूद रहेगा। ईरान की मिसाइलें काफी एडवांस्ड हैं। माना जा रहा है कि संघर्ष विराम के समय ईरान ने करीब 100 ऐसे मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम बर्बाद किए जिन्हें गुफाओं और बंकर में छिपा कर रखा गया था, जिससे उसके लॉन्चरों की संख्या बढ़कर युद्ध के पहले के स्तर का लगभग 60% तक पहुंचने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास 1 महीने से ज्यादा तक लड़ाई करने की क्षमता मौजूद है। इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने चेतावनी दी थी कि ईरान पूरी तरह से तैयार है, अगर वो जरा सी भी गलती करते हैं तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका को खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। फिलहाल ईरान अपनी पुरानी ताकत हासिल करने की ओर बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका को महंगी मिसाइलें बनाने में काफी वक्त लग सकता है। ऐसे में जंग का ये ऊंट ईरान के पक्ष में बैठता दिख रहा है। तो इस रिपोर्ट में जिस तरीके से दावा किया गया कि ईरान जंग के समोहाने पर भी बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है और ताकत लगातार ईरान की बढ़ती जा रही है, तो क्या बड़ी वजह है कि ईरान की ये ताकत बढ़ रही है इस जंग के मुहाने पर जहां उसने अपना शीर्ष नेतृत्व खो दिया है? आखिर क्या वो वजह है जिसके जरिए ईरान टस से मस नहीं हो रहा? जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि इस वक्त ईरान की बड़ी ताकत को लेकर क्या इंफॉर्मेशन है। हमलावर ड्रोन का तकरीबन 40% स्टॉक बचा हुआ है और ये अग्रेसिव ड्रोन्स कहे जाते हैं। साथ ही आपको बता दें, मिसाइल लॉन्चर्स की 60% जो खेप है उसका जखीरा अभी भी बचा हुआ है ईरान के पास, यानी कि छोटे हथियारों का इस्तेमाल हो गया है, लेकिन बड़े बड़े हथियार अभी भी उनके जंगी जखीरे में पूरी तरीके से शामिल है। मलबे के नीचे दबे मिसाइल लॉन्चर्स को निकाल रहा है ईरान। जो फंसे हुए हैं उन्हें भी वापस रेस्क्यू कर, उन्हें भी पूरी तरीके से रिपेयर कर, उन्हें वापस पिक्चर में, वापस ग्राउंड पर, बैटलफील्ड पर लाने की तैयारी। तकरीबन 70% तक मिसाइल लॉन्चरों का स्टॉक पहुंच सकता है। अभी तो 60 ही बताया था जो अभी सेफ है, अब 10% तक और मिल सकता है मलबे में दबा हुआ। सीज फायर के दौरान बंकरों से निकाले गए तकरीबन 100 मिसाइल लॉन्चर अब ये भी एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं कि ये बचे हुए हैं। अब इनका इस्तेमाल भी अब असल मायनों पर, धरातल पर होगा अमेरिका के खिलाफ। हमलावर ड्रोन का तकरीबन 40% स्टॉक बचा हुआ है, यानी कि ये तस्वीर दिखाता है और बताता भी है कि ईरान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली एक साथ हमला ना कर, एक एक कर और छोटी मिसाइलों को, छोटे हथियारों को पहले यूज किया और अभी उनका स्टॉक पूरी तरीके से बचा हुआ है। और अब आपको बताते हैं कि ईरान की कई मिसाइल ठिकानों के बारे में जानकारी क्या है, जहां मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में इस वक्त अलर्ट मोड पर तैनात है, जिनमें 4 महत्वपूर्ण ठिकाने हम आपको अब उन ठिकानों के बारे में बताने जा रहे हैं। ईरान की मिसाइल सिटी में पहले नंबर पर कौन सा सबसे बड़ा सुराग आता है? ईरान की मिसाइल सिटी जिसमें यजद अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स आता है, लगभग 500 मीटर गहराई में बना हुआ हाईटेक बेस है। मिसाइल सिटी इसका नाम इसलिए दिया गया, अंडरग्राउंड है सब कुछ। हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात यहां पर किए गए हैं, एआई कनेक्टेड सिस्टम से लैस है। केशम द्वीप बेस के बारे में अब बात करते हैं, जहां फारस की खाड़ी में ये स्थित है, लोकेटेड है, ड्रोन ऑपरेशंस का अहम केंद्र माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी इसकी बड़ी खेप यहां पर मौजूद है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर यहीं से नजर रखी जाती है। अब कोनेश कैनियन साइट के बारे में आपको बताते हैं। करमानशाह क्षेत्र में सुरंगों का जाल पूरा तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है। कायम 1 फतह मिसाइल यहाँ पर डिप्लॉयड है। खाड़ी देशों पर यहीं से हमला होता है। इमाम जावेद बेस के बारे में बताते हैं। मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इजराइल पर अटैक करना यहाँ से बहुत आसान है। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमाम जावेद बेस इसलिए कहा जा रहा है, इसके अंडरग्राउंड जो मिसाइल सिटी बनी हुई है ये
बहुत ज्यादा घातक तस्वीर दुश्मन के लिए खड़ी कर सकती है। ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, उसके पास अभी भी ड्रोन, मिसाइल और सहयोगी नेटवर्क जैसी क्षमताएं मौजूद है, जिससे वो जवाबी कार्रवाई जारी रख सकता है। और आपको अब बताते हैं कि ईरान की 5 सबसे खतरनाक मिसाइलें कौन सी हैं, जो कहा जा रहा है कि अभी भी जो बड़ी ताकत है ईरान की बढ़ा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की। स्पीड है 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज जानिए 1400 किलोमीटर। खासियत इसकी रेंज की है और बीच में दिशा बदलने में भी सक्षम है। अगर एक बार लॉन्च कर दिया, बीच में डायरेक्शन, डेस्टिनेशन दोनों बदल सकता है। बंकर और मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि बहुत हाईली मोबाइल है। अब बात करते हैं जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसमें स्पीड है 3704 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 700 किलोमीटर। खासियत इसकी क्या है? मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी लॉन्च हो सकता है। रेडार से बचकर तेजी से मूव करता है, रेडार भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। शाहिद 136 के बारे में बात करते हैं। शाहिद 136 ड्रोन मिसाइल, जिसकी स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज है 2000 किलोमीटर और खासियत है झुंड में हमला करने में ये माहिर है। दुश्मन की डिफेंस और को चकमा देने के लिए सक्षम माना जाता है। पूरे डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से ट्रेस कर, उसे ट्रैक कर, उसे चकमा दे देता है मिनटों में। शहाब 3 मिसाइल के बारे में अब आपको बताते हैं, जो कि सबसे घातक ये रेंज है 8600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, रेंज इसकी 2000 किलोमीटर। खासियत इसकी क्लस्टर वॉरहेड ले जा सकता है। मोबाइल लॉन्चर छिपाना इसमें बहुत आसान है। अब बात करते हैं इस वक्त की सबसे घातक और सबसे विध्वंसक मिसाइल की, जो खुद ईरान ने डेवलप की है, खुर्रमशेर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज और स्पीड को लेकर आप जब जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। स्पीड है 19,600 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज है 2000 किलोमीटर और खासियत है मल्टीपल वॉरहेड, यानी कि एक साथ कई टारगेट, हाई स्पीड और भारी यहां पर पेलोड। अब अगर आप इन तमाम चीजों को एक कड़ी पर लाएंगे तो ये बात समझ आएगी कि अभी एक बड़ा जखीरा, अभी एक ट्रेलर मात्र तस्वीर दिखाई है ईरान ने, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। और अमेरिका चाहे बेशक से कोशिश करे जंग से बाहर निकलने की, लेकिन अभी ईरान की मंशा ये है कि किसी भी कीमत पर गोरिल्ला जंग को आगे बढ़ाया जाए। अब आपको बताते हैं कि ईरान के तेल कारोबार के खिलाफ अमेरिकी सेना की एक बड़ी और जो तस्वीर सामने आ रही है, बड़ी कार्रवाई किस तरीके से सामने आ रही है। अमेरिका ने एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया। खबर यह है कि यह टैंकर चीन से आ रहा था और उसमें ईरान की मिसाइलों के लिए एक अहम रासायनिक सामग्री भी मौजूद था, एक केमिकल मौजूद था। अब आपको जानना चाहिए कि टूस्का जहाज है क्या, जिसको लेकर के अमेरिका और चीन के बीच जंग वाले हालात बन गए हैं और क्यों इसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई। क्या है टूस्का, जल्दी से आपको बताते हैं डिटेल्स इसको लेकर क्या कुछ सामने आ रही है। टूस्का कोई आम मर्चेंट शिप नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट तौर पर IRISL के अधीन चलती है। साथ ही आपको बता दें कि IRISL एक सरकारी कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी, इसको आप कह सकते हैं। कंपनी पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे, इसके बावजूद भी इसको डेवलप किया गया। अब टूस्का क्या है, इसकी खासियत क्या है, और ये कंपनी जो है IRISL, इसके जो जहाज है IRGC के कंट्रोल में होते हैं। तो चाहे बैन आप लगाइए और जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में इसको लेकर काफी थू-थू हो, लेकिन इसके बावजूद भी IRGC की पूरी शय है। कंपनी ईरान के लिए मिसाइल और हथियार लाती है। हथियार लाने के साथ साथ अब इन जहाजों में क्रू ईरानी ही होते हैं, ईरानी लोग ही इसमें पूरे ऑपरेशन को आगे चलाते हैं। कभी कभी पाकिस्तानी नाविक भी इसमें शामिल होते हैं। अब समझिए, ये कोई प्राइवेट कार्गो कंपनी नहीं है, ये सरकारी ऑफिशियल तौर पर गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे डेवलप कर रही है। तो इसका ये सीधे ईरान की स्टेट मशीनरी का एक बड़ा हिस्सा है। आपको बता दें, टूस्का की खासियत ये है कि कोई आम मर्चेंट शिप की तरह ये काम नहीं करता है। ये एक गवर्नमेंट अधीन होते हुए उस विध्वंसक तस्वीर को दिखाता है जो कि IRGC के मंसूबों को आगे ले जाए।
हॉर्मूज से लगी ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने ईरानी झंडे वाले जिस कार्गो प्लेन को हाल ही में जब्त किया, उसमें चीन की ओर से तेहरान के लिए मिसाइल और सैन्य सामग्री भेजी गई थी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इस तरह के दावे सामने आ रहे हैं और रिपोर्ट्स कहते हैं कि अभी इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, नो ऑफिशियल स्टेटमेंट। लेकिन प्राथमिक तौर पर जहाज में चीन की ओर से ईरान के लिए भेजी गई सैन्य सामग्री हो सकती है। ये शक और गहरा इसलिए हो गया क्योंकि अमेरिका ने ईरानी झंडे वाले जिस मालवाहक जहाज को जब्त किया उसकी ईरानी बंदरगाहों तक आवाजाही थी। अमेरिकी बलों ने ईरानी जहाज की इस जब्ती से वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया। जब्त किया गया MV2 नामक ये जहाज उस नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया जो नियमित रूप से चीन के बंदरगाहों तक आता और जाता रहा है। लेकिन अब जल्दी से आपको बताते हैं कि सोडियम यहां पर किस तरीके से अहम हो जाता है और परकोरेट इसमें किस तरीके से किया जाता है, बैलिस्टिक मिसाइलों में इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, सबसे अहम कण और रासायनिक इसका पहलू क्या है, इसका पूरी तरीके से केमिकल अगर कहा जाए ओरिएंटेशन क्या है, बैलिस्टिक मिसाइलों में इस्तेमाल किया जाता है और ये इसलिए परकोरेट किया जाता है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप तैयार की जाए। साथ ही आपको बता दें कि सोडियम परकोरेट की सप्लाई प्रतिबंधित मानी जाती है। साथ ही आपको बता दें ईरान सोडियम चीन से आयात करता है और चीन से इंपोर्ट करने की वजह से चीन इसका सबसे बड़ा सहयोगी इस मायने में माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि इस इंपॉर्टेंट कड़ी में चीन के हस्तक्षेप से असर क्या पड़ेगा। ईरान अमोनियम परकोरेट हो, सोडियम परकोरेट हो, इसे पूरी तरीके से ट्रांसफ्यूज किया जाता है। सोडियम परकोरेट से अमोनियम परकोरेट जो है वो बनाया जाता है और अमोनियम परकोरेट का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में सबसे अहम कड़ी के रूप में होता है। और इसके साथ साथ 2000 टन सोडियम परकोरेट जो है इसके जरिए 500 बैलिस्टिक मिसाइलें बन सकते हैं। आप खेप देखिए, 2000 टन से 500 बैलिस्टिक मिसाइल, ये संख्या और ये नंबर्स बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट चीन का ये सहयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें इसका केमिकल ओरिएंटेशन तो आपने समझ लिया, लेकिन अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से अमेरिका और चीन के बीच संबंध जो है तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं। इसे देखते हुए अमेरिका एक और अहम व्यापारिक रूट पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ अब लगातार बातचीत के जरिए जो है मसला सुलझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। क्या व्यापारिक रूट की वजह से चीन भी इस अहम जंग में, इस विध्वंसक जंग में शामिल होने जा रहा है? दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। अमेरिका के लिए जितनी मुसीबत ईरान है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी दिक्कत चीन हो सकता है। अमेरिका हर हाल में चीन को कमजोर करने की कोशिशों में जुटा है। हालांकि वो खुलकर चीन का विरोध नहीं कर पा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे खेल जारी है। अमेरिका ने हॉर्मूज में चीन के जहाजों पर एक्शन लिया तो चीन ने साफ चेतावनी दी, जिसके बाद चीन के जहाज नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मूज से गुजर गए। लेकिन अब खबर है कि चीन ने दुनिया के एक और अहम व्यापारिक रूट मलक्का स्ट्रेट में दखल देने का मन बना लिया है। मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है। इस पर इन्हीं 3 देशों का कंट्रोल बताया जाता है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और एशिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। यही वजह है कि रास्ता पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और हर साल करीब 80,000 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। मलक्का स्ट्रेट दुनिया का अहम समुद्री रास्ता है, जहां से 25 से 40% व्यापार होता है। यहां से हाल ही में यूएसएस मिगुएल कीथ के गुजरने से चीन की चिंता बढ़ी। ये रास्ता तेल सप्लाई के लिए बेहद जरूरी है और यहां तनाव बढ़ने से वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। इंडोनेशिया का कहना है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के 7वें बीड़ा का जहाज यूएसएस मिगुएल कीथ मलक्का की खाड़ी से होकर गुजरा। ये खास जहाज है जो समुद्र में ही कमांड सेंटर की तरह काम करता है। इससे हेलीकॉप्टर उड़ाए जा सकते हैं, छोटे जहाज चलाए जा सकते हैं, साथ ही सैनिकों के रहने की भी व्यवस्था होती है। माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के जरिए मलक्का पर अमेरिका की नजर है।
मलक्का स्ट्रेट में अमेरिका की सक्रियता ने चीन की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उसका करीब 60 से 80% तेल आयात इसी रास्ते से होता है। शायद इसलिए चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने इसे मलक्का डिलेमा यानी दुविधा कहा था। यानी अगर ये रास्ता कभी बंद हुआ तो चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। मलक्का स्ट्रेट ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि हॉर्मूज का सबसे संकरा हिस्सा करीब 55 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि मलक्का का सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यानी जहां थोड़ी सी भी रुकावट बड़े संकट में बदल सकती है। तो हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर तो जानकारी आपने इतनी दफा सुन लिया होगा, लेकिन मलक्का स्ट्रेट भी क्यों इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हलचल क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों मलक्का स्ट्रेट अहम है, जल्दी से अब आपको वो बताते हैं कि इस वक्त इंपॉर्टेंस मलक्का स्ट्रेट की किस तरीके से सामने आ रही है और क्यों अहम ये रूट माना जा रहा है। आपको सबसे पहले ये जो ग्राफ है, ये जो मैप है, इसके जरिए समझाने का प्रयास करते हैं इसकी लोकेशन किस तरीके से। आपको कुआलालंपुर यहाँ पर नजर आ रहा होगा, साथ ही सिंगापुर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। बीच से ये पूरा जो स्ट्रेट है ये कनेक्ट करता है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ये है कि कुल समुद्री व्यापार में लगभग 25 से 40% हिस्सेदारी इसकी रहती है। साथ ही आपको बता दें, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो या सिंगापुर हो, हर साल होता है तकरीबन $3.5 ट्रिलियन का कारोबार इसी स्ट्रेट के जरिए। तेल के कारोबार के लिए मलक्का स्ट्रेट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और साथ ही आपको बता दें, इसमें रोजाना तकरीबन 2.5 करोड़ बैरल जो है वो तेल गुजरता है। ये हूबहू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के लिए अहम तेल रूट माना जा रहा है और साथ ही साथ हॉर्मूज के मुकाबले में मलक्का स्ट्रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ से 40% तक आप कहिएगा तो सारा जो व्यापार है वो गुजरता है। हॉर्मूज का संकरा हिस्सा तकरीबन 55 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन मलक्का स्ट्रेट का सबसे संकरा हिस्सा जो है वो महज 2.8 किलोमीटर ही चौड़ा है। यानी कि आप तस्वीर देखिएगा, यहाँ से जहाजों को गुजारना हो वो कितना ज्यादा दिलचस्प कड़ी है। मलक्का स्ट्रेट बंद होने पर जहाजों को लंबा रास्ता लेना होगा, रास्ता जो है वो पूरी तरीके से दूसरा तय करना होगा, जो कि लोम्बॉक या फिर सुंडा स्ट्रेट के जहाजों को गुजरना पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि दुनिया में सामान और तेल की कीमतें यहाँ से प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट अगर बंद हुआ तो ये पूरी तरीके से, चाहे बात साउथ चाइना सी की करें या बात हम इंडियन ओशन की करें, पैसिफिक रीजन की करें, ये सबको इफेक्ट करेगा और सबका बैलेंस यहाँ से बिगड़ने वाला है। चीन के लिए महत्वपूर्ण मलक्का महत्वपूर्ण क्यों है वो भी आपको बताएंगे। चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट एक महत्वपूर्ण समुद्री रूट है। मलक्का स्ट्रेट से चीन किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, वो चीन के लिए क्यों दिलचस्प कड़ी खुलता है और चीन के लिए इतना ज्यादा डिप्लोमेटिक तौर पर भी मलक्का स्ट्रेट इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी जान लेते हैं। चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट सबसे इंपॉर्टेंट समुद्री स्ट्रेट माना जाता है, एक रूट माना जाता है, जिसमें मलक्का स्ट्रेट से चीन का तकरीबन 60 से 80% तेल आयात होता है। मलक्का स्ट्रेट बंद होने से सीधे तौर पर चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा यहाँ पर डेंट झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि मलक्का स्ट्रेट अगर बंद हुआ तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं एडजॉइनिंग कंट्रीज को होगा जो कि इससे कनेक्ट करते, चाहे वो कुआलालंपुर हो या वो सिंगापुर हो, वो वियतनाम हो या अन्य कंट्रीज हो। लेकिन दुनिया के अहम जलमार्ग जो है, चाहे वो इंग्लिश चैनल की बात करें, वो किस तरीके से और क्या उनकी कैपेसिटी है, दक्षिण इंग्लैंड में और उत्तरी फ्रांस के बीच मौजूद इस इंग्लिश चैनल में किस तरीके से, देखिए 29.9% जो है वो पूरी तरीके से जो है कारोबार होता है। इंग्लिश चैनल में अटलांटिक सी और उत्तरी सागर के बीच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट में से एक माना जाता है। साथ ही ब्रिटेन का अहम समुद्री सुरक्षा कवच इसे करार दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ चैनल के नीचे ब्रिटेन फ्रांस के बीच अहम रेल मार्ग भी है। अब ये तमाम आपको तस्वीर हमने दिखाई है कि ये तमाम स्ट्रेट्स दुनिया भर में किस तरीके की जो तस्वीर है वो दिखाते हैं और यहाँ से कारोबार चाहे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नाम पर हो वो किस तरीके से चल रहा है। ये तमाम तस्वीरें और इस वक्त वॉर फ्रंट्स जो है वो खास तौर पर दिखाता है कि दुनिया अब एक बड़ी तस्वीर की ओर आगे अग्रसर है। नजर इस पर रहेगी। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, अभी के लिए विस्फोट में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।